है ये स्कीम हम लोगों ने लाया है। 5 लाख रुपया से लेकर अब 15 लाख रुपया तक हम लोगों ने कर दिया। लोगों की स्वास्थ्य की गारंटी। अब लोग पैसे के अभाव में पहले इलाज नहीं होता था। राजधानी रांची के निजी होटल के सभागार में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आयोग एवं बुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी उपस्थित रहे। साथ ही विभाग के प्रमुख सचिव अजय कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत किया। इस कार्यशाला में सिविल सर्जन के साथ शहरी क्षेत्र के 50 बेड से कम के अस्पताल एवं ग्रामीण क्षेत्र के 30 बेड से कम के अस्पताल के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण भी दिए गए। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कार्यशाला में निर्देशित किया गया है कि स्वास्थ्य संबंधित विषयों का अनुपालन किया जाए एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य संबंधी स्कीम को सुचारू रूप से क्रियान्वयन की जाए। ये स्कीम हम लोगों ने लाया है। 5 लाख रुपया से लेकर अब 15 लाख रुपया तक हम लोगों ने कर दिया। लोगों की स्वास्थ्य की गारंटी। अब लोग पैसे के अभाव में पहले इलाज नहीं होता था, अब हम लोग पैसा दे रहे हैं, आप इलाज कराइए, कहीं भी इलाज कराइए। ये सरकार की सोच है। हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के गाइडलाइन पर हम लोगों ने ये अनुपालन हमने किया है। और अब यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य की गारंटी हम लोग दे रहे हैं, स्वास्थ्य कार्ड दे रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं। उसको लेकर कुछ बातें सामने आई थी। जैसा कि आपको मालूम है कि 3-4 महीने हुए हैं अभी इस महत्वपूर्ण विभाग की जवाबदेही मुझे मिली है, तो लगातार बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में जब मैं पदभार संभाला था तो मैंने निर्देश दिया था कि जो भी आयुष्मान कार्ड जो हॉस्पिटल हैं हमारे जो संचालित है आयुष्मान के तहत, उसमें सीटों की संख्या आप लोग बढ़ाइए। हॉस्पिटल है तो केवल वो स्वैप मशीन नहीं है हमारा कि मरीज गया आयुष्मान कार्ड को लेकर आप स्वैप किए, पैसा ख़त्म, ट्रांसफ़र रिफ़र तो रिम्स, ये नहीं होना चाहिए। इसको देखते हुए कई खामियां मैंने पाया था, तो मैंने एक निर्देश निकाला कि आयुष्मान कार्ड में जहां 50 बेड शहरों में हो और 30 बेड गांव में हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट में हो, तो वैसा हॉस्पिटल होगा तो हम लोग सर आयुष्मान का लाभ देंगे। उसको लेकर आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया और हमने कहा कि 6 महीना मैं समय दे रहा हूँ और आप लोग ये ना समझे कि हम आपसे अलग हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था अगर आप चला रहे हैं तो जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करें। तो ये कार्यशाला हमने कहा कि निर्देश दिया है, अनुपालन कीजिए और जितना हो सके स्ट्रिक्ट, मतलब 30-50 नहीं, थोड़ा और बेहतर कीजिए, और सब बढ़ा सकते तो बढ़ाइए। तो ये कार्यशाला में हम लोग निर्देश दिए और अच्छी व्यवस्था कीजिए। दूसरा है कि आपने देखा होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल डेड बॉडी नहीं छोड़ते। मैंने कहा कि एक ह्यूमैनिटी होता है, इंसानियत होता है यार। हॉस्पिटल है तो ज़रूरी नहीं कि अगर हम कोई मरीज़ वगैरह हॉस्पिटल जाए तो वहाँ मर ही जाता है, ऐसी बात तो है नहीं, सबका इलाज भी होता है। तो कुछ कैजुअल्टी होती है तो उसको थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और जो डेड बॉडी उसको छोड़ दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ। और वैसे हॉस्पिटल को बोल रहा हूँ जिसको हम लोग पैसा देते हैं, आयुष्मान का आप लाभ ले रहे हो, तो वहाँ पर सहानुभूति आपको करना होगा। और जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, अगर सरकार का उस पर लाइसेंस हो तो मेरा बात मानिए। अगर हम लोग एनओसी आपको नहीं दिए, लाइसेंस नहीं दिए हैं, तो ठीक है, आप मेरी बात मत मानिए। लेकिन अगर सरकार ने मान्यता दिया है, हमारे विभाग ने मान्यता दी है, इरफान अंसारी ने मान्यता दिया है, तो मेरी बात को आपको मानना होगा। इंसानियत के नाते मैंने रिक्वेस्ट किया है, तो इसका लाभ लोगों को मिल भी रहा है। तो कई अस्पताल तीसरा मैंने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई पेशेंट हमारा एडमिट होता है, जो रेशियो है, डेथ का रेशियो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में कम है, 2-3% होगा। और रिम्स में आप चले जाइएगा तो हमको लगता है 50-60% रेशियो है। इसका मुख्य कारण है कि प्राइवेट हॉस्पिटल किसी मरीज़ को एडमिट करता है, उसके इलाज के दौरान मान लीजिए 10 लाख 20 लाख कहाँ तक बिल बना देता है, और अंतिम में जब पेशेंट दे नहीं पाता है पैसा तो आप उसका इलाज बंद कर देते हैं। और बंद कर देते हुए ये कहते हैं कि पेशेंट ले जाओ रिम्स, रेफर टू रिम्स। तो ये बिल्कुल मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिया है वैसे हॉस्पिटल को, अगर आप एडमिट कर रहे हो तो आपको गारंटी देना होगा। तभी अगर आप नहीं एडमिट नहीं कर पा रहे हो, आप बोल दो कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे, फिर हम वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कराएंगे। लेकिन ऐसा ना हो
कि कोई पेशेंट एडमिट हो और पैसा दे रहा है, इलाज करा रहा है, इस उम्मीद में कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा, अंत थक हार के ये कह देते हैं कि नहीं हम नहीं बचा पाएंगे, रिम्स ले जाइए। तो इस पर भी हम एकदम साफ मैंने कह दिया है कि अगर आप थोड़ा बहुत 19-20 हो तो इलाज तो आपको करना ही करना है, बेहतर इलाज कीजिए ताकि स्वास्थ्य पर लोगों को उम्मीद कायम रहे। तो वैसे गरीब लोग कहाँ कॉन्टेक्ट करेंगे, किसके पास लेके जाएंगे वो जानकारी के लिए? विभाग तो आपने देखा होगा कि 1 महीना पहले ही जो 100 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटा गया था सर के हाथों से, वो हम लोगों ने हॉस्पिटल वाइज वैकेंसी निकाला था कि जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या सीएससी में वैकेंसी थी वहीं का निकाला था और वहीं के लिए लोगों ने कोड डाला था। तो जो डॉक्टर मान लीजिए चतरा में सर्व करना चाहते हैं, चतरा के हॉस्पिटल के लिए उन लोगों ने भरा था और वो पैसा भरा था कि कितना हर एक महीना पैसा वो लेंगे। तो हर एक हॉस्पिटल का अलग अलग कोट हम लोगों को मिला था। जैसे मान लीजिए धनबाद में हमें 1,20,000 रुपये में स्पेशलिस्ट मिला, तो चतरा में 3 लाख किसी ने कोट किया था कि हम रहेंगे तो हम 3 लाख रुपये में काम करेंगे। तो 100 डॉक्टर की नियुक्ति पत्र लास्ट मंथ में वितरण हुआ था और अभी 219 स्पेशलिस्ट का हमने पोस्ट निकाला हुआ है जो हमारे जैप आईटी के वेबसाइट पे है, और वो सारा वैकेंसी जो है हॉस्पिटल वाइज है। तो एक बार जब हॉस्पिटल वाइज वो वैकेंसीज है तो वहाँ के लिए भरेंगे, वो कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो डॉक्टर्स के पास ये ऑप्शन है कि अपने चॉइस से वो ले, कहाँ पे वो जाना है, आपको काम करना है, वहीं पे चूज़ करिए, वहीं के लिए फॉर्म भरिए, दूसरे जगह के लिए फॉर्म मत भरिए और बाद में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए हमारे पास मत आइए। दूसरा एक और जो बात कर रहे थे बेड का संख्या, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, तो जैसे सर ने पहले ही आपको बताया उसमें कि हर एक मेडिकल कॉलेज में, पलामू में, हज़ारीबाग में, दुमका में, धनबाद में इस साल हम लोग 500 बेड हर एक हॉस्पिटल में बढ़ाने जा रहे हैं। तो 2000 बेड जो है ये चारों मेडिकल कॉलेज मिला करके बढ़ेगा और हर एक साल हम लोग का प्रयास है कि 2-2 हज़ार बेड हम बढ़ाएं। इस साल हम 2000 बेड बढ़ा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, अगले साल हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2000 बेड बढ़ाएंगे, तो इसके बाद फिर 2000 और बेड बढ़ाएंगे सीएससी में और मंडल हॉस्पिटल में। तो हर एक साल हमारा है कि 2-2 हज़ार बेड बढ़ाइए और जो IPHS का नॉर्म्स है, जितना हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड होना चाहिए, वो अगले 3-4 वर्षों में हम लोग का है कि आने वाले 3-4 वर्षों में जितना बेड डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उतना बेड का हम लोग हॉस्पिटल को अपग्रेड करेंगे और नया बेड्स को ऐड करने के लिए। जहाँ तक डॉक्टर्स की कमी का बात है, तो जैसे भी सर ने बताया था कि 6 PPP मोड पे मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे तो 600 सीट ऐड हो जाएगी और वर्तमान में जो मेडिकल कॉलेज अभी चल रहा है 5, उसमें और हम 50-50 सीट ऐड करने वाले हैं। तो करीब 250 सीट वहाँ बढ़ेगा, 600 सीट यहाँ बढ़ेगा और 4 मेडिकल कॉलेज अभी निर्माणाधीन है। आपको पता है कि रांची में रिम्स 2 है, चाहे कोडरमा में है, चाईबासा में है, ये सब बोकारो में बन रहा है। 4 मेडिकल कॉलेज ये बन रहा है, ऑलरेडी अंडर प्रोसेस सैंक्शन हो चुका है। तो ये 100 सीट ऐड करेंगे, तो 400 ये, 500 ये, 900 हुआ और 250 ऐड करेंगे, तो 1150 सीट हम ऐड कर रहे हैं। और प्राइवेट जो कॉलेजेस और भी खोलना चाहते हैं अपने पैसे से, उनके लिए भी इंसेंटिव वो भी खोल सकते हैं। तो ये सीट्स भी हम बढ़ा रहे हैं, बेड्स भी बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स की नियुक्ति हम हॉस्पिटल में कर रहे हैं। तो ये पूरी व्यवस्था में बदलाव हम लोग ला रहे हैं और एक बड़ा बदलाव और ला रहे हैं, जिसमें कि आप देखें कि पहले की सरकारी डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करते थे। आज हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट डॉक्टर और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करो और उसके लिए हम पैसा देंगे आपको। और आप देख सकते हैं कि रांची जो सदर हॉस्पिटल है, इसमें न्यूरो का, कार्डियो का, ऑन्कोलॉजी, कैंसर का इलाज क्यों संभव हो पा रहा है? क्योंकि वो प्राइवेट डॉक्टर्स वहाँ आ रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। तो जिस तरीके से रांची इसमें अपग्रेड किया है, कोडरमा में भी बहुत अच्छा चल रहा है, जमशेदपुर में अच्छे चल रहे हैं और आने वाले समय में प्राइवेट डॉक्टर्स को हम सारे हॉस्पिटल्स में आके काम कर सकते हैं, ये हम लोग कर रहे हैं। और 5 जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ देखिएगा तो इस साल 1 साल के अंदर मार्च तक सब जगह सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज प्रारंभ करने का लक्ष्य है, ताकि वहाँ से लोग रिम्स नहीं आए, वहाँ का इलाज वहीं से हो। भी गाइडलाइंस को पढ़ लें, इसको नया जो गाइडलाइंस आया है आप लोग भी पढ़ लीजिए, आपके यहाँ TPC भी है उसे भी पढ़ा लीजिए। और जो पूरे सिस्टम्स हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि गाइडलाइंस नहीं पढ़ पाते हैं, आगे काम नहीं कर पाते। तो गाइडलाइंस पढ़ करके
और पूरे सिस्टम को समझ करके खुद भी समझिए, अपने लोगों को भी समझाइए। और आपके यहाँ भी जो हॉस्पिटल्स, क्योंकि देखिएगा तो अधिकांशतः इसमें सरकारी हॉस्पिटल है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो 275 के करीब हैं जो आपके लिस्टेड हैं, प्लस 200 प्लस सरकारी हॉस्पिटल्स में लिस्टेड हैं जो कि आप काम कर रहे हैं आयुष्मान भारत और अबुआ स्वास्थ्य योजना में। तो आप लोगों को भी अपने जो सीएससी के प्रभारी हैं, पीएससी के प्रभारी हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, उनको भी ये पूरी गाइडलाइंस की जानकारी देनी चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपके साथ है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल सर्जन की ये है कि जिस तरीके से वर्कशॉप हम लोग आज यहाँ कर रहे हैं, उसी तरीके से आप जिला स्तर पे और भी लोगों को इन्वॉल्व करिए और भी इस तरह के वर्कशॉप्स करिए। पूरी जानकारी को सब लोगों तक पहुंचे, इसको इंश्योर करिए, सुनिश्चित करिए, क्योंकि एक बार जानकारी पहुंच जाएगी तो समझ जाएंगे और फिर आगे का बचाव उनके हाथ में होगा, वो आगे कोई गलती नहीं कर पाएंगे। और जब गलती नहीं करेंगे तो योजना बिल्कुल स्मूथली आगे चल सकता है, उसमें कोई इस तरह की कठिनाई नहीं होती। लेकिन चूंकि सामंजन का अभाव होता है, कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पे, इसीलिए गलतियां होती हैं। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने वर्कशॉप किया कि सामंजन का अभाव राज्य स्तर पे ना हो, तो इसलिए हम लोग वर्कशॉप यहाँ करते हैं, तो दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये स्कीम को अच्छे से हमको लगाना चालू करना है, अच्छे से चलाना है और साथ ही साथ